नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डीके कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमें ऋषिपाल शर्मा और आप भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। एम लक्ष्मीकांत की ये बुक है। इसके अंतर्गत हमने लास्ट लेक्चर में संविधान का जो संशोधन होता है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, इस चीज़ को हम समझ रहे थे। इसमें हमने 3 पॉइंट क्लियर कर रखे थे। तो इसी श्रृंखला में आज का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा हो जाएगा कि प्रत्येक प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने की स्थिति पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित करने का प्रावधान नहीं है। आगे देखते हैं। यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो, इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत हो। ये कंडीशंस हैं। फिर आगे ये कह रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों में से पारित होने एवं राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे। वे ना तो विधेयक को अपने पास रख सकते और ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। और 8वां पॉइंट है इसमें कि राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। संविधान संशोधन अधिनियम और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाएगा। इसके बाद में अगर देखें तो होता है संशोधन के प्रकार। अब जो संशोधन होते हैं संविधान में, उनके भी प्रकार होते हैं। तो जो संशोधन के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, इसे हम देखते हैं। तो है कि अनुच्छेद 368 2 प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। यह संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्य द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संतुति द्वारा, लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान में उपलब्ध संशोधन हो सकते हैं। यह बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थिति एवं मतदाता यानी कि जो साधारण विधायी जो प्रक्रिया है उसके द्वारा। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों की तरह नहीं है। फिर ये है कैसा, वो देखते हैं। कह रहे हैं इस तरह संविधान संशोधन 3 प्रकार का हो सकता है। पहले ये कह रहे हैं 2 प्रकार को होता है, फिर कह रहे हैं 3 प्रकार। लेकिन जो 3 प्रकार का है वो कैसा होगा? संसद के साधारण बहुमत द्वारा पहला, दूसरा हो जाए संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और तीसरा हो जाएगा संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। तो ये 3 प्रकार का हो गया भारतीय संविधान में जो संशोधन है वो। इसी के अंतर्गत आगे देखते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं। इन व्यवस्थाओं में शामिल है, क्या क्या शामिल है? पहला ये कह रहा है नए राज्यों का प्रवेश या गठन। तो दूसरा कह रहा है नए राज्यों का निर्माण या उसके क्षेत्र सीमा या संबंधित राज्यों के नाम में परिवर्तन, एवं राज्य विधान परिषद का निर्माण, उसकी समाप्ति। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों आदि इत्यादि के लिए परिलब्धियों, भत्ते, विशेषाधिकार
इत्यादि। 5वें नंबर पर संसद में गणपूर्ति और 6ठे नंबर पे है संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। 7वां है संसद में प्रक्रिया नियम। 8वां है संसद इसके सदस्यों और इसकी समितियों का विशेषाधिकार। 9वां है संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। 10वां है उच्चतम न्यायालय में उपलब्ध न्यायालयों में उच्चतम अवर न्यायाधीशों की संख्या और उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्रों को ज़्यादा महत्व प्रदान करना। 12 हो जाएगा राजभाषा प्रयोग। 13वां हो जाएगा नागरिकों की प्राप्ति एवं समाप्ति। फिर इसमें 14वें नंबर का जो आता है वो आता है संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन और 15 है निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण और 16 है केंद्र शासित प्रदेश। 17 है 5वीं अनुसूची और अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जातियों का प्रशासन और 18वां है 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। तो ये जो 18 अनुसूची जो हैं उसके अंतर्गत जो संसद के साधारण बहुमत द्वारा इन चीज़ों के लिए हम संशोधन कर सकते हैं। अब संसद के जो विशेष बहुमत है उसमें क्या क्या चीज़ आती है, तो संसद के जो विशेष बहुमत है उसमें आता है संविधान के ज़्यादातर उपलब्धों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदस्य के उपस्थित और मतदान करने वाले प्रत्येक सदस्यों के 2/3 मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। कुल सदस्य अभिव्यक्ति का अर्थ सदन के सदस्यों की कुल संख्या से है, फिर चाहे इसमें रिक्तियाँ या अनुपस्थितियाँ हों। इसके बाद आता है कि स्पष्ट शब्दों में विशेष बहुमत की आवश्यकता विधेयकों के तीसरे पठन चरण पर केवल मतदान के लिए आवश्यक होती है, परंतु पूर्ण बचाव के लिए विधेयक की सभी अवस्थाओं के संदर्भ में सभा के नियमों एवं विशेष बहुमतों की आवश्यकताओं की विशेष अवस्था की गई है। इसके आगे अगर बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम ज़रा देखते हैं। इस तरह के संशोधन में शामिल है क्या क्या चीज़ है, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणी में संबंध नहीं है। तो ये जो आते हैं वो आते हैं संसद के विशेष बहुमत द्वारा। अब आगे अगर देखें संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा क्या क्या चीज़ आती है, तो इसके अंतर्गत जो आने वाली है वो है नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिली हो। यदि कुछ या बचे राज्य विधेयक पर कोई कदम नहीं उठाते तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आधे राज्य उन्हें अपनी संतुष्टि देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है। विधेयक को अस्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं है। फिर आगे है निम्नलिखित उपबंधों को के तहत संशोधित किया जा सकता है।
तो ये जो हमारा संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की जो स्वीकृति द्वारा, इसमें 8 बिंदु हैं। पहला है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन इस प्रक्रिया द्वारा होगा। केंद्र सरकार, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार होगा। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, वस्तु और सेवा कर परिषद, और सातवीं अनुसूची से संबद्ध कोई विषय। नेक्स्ट है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान का संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति और इसके प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 स्वयं। अब जो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया की आलोचना की गई है, उस बारे में अगर हम बात करें तो आलोचना लगभग पिछले जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उन सभी में होती आ रही है। तो आलोचना में ज़रा देखते हैं। कह रहे हैं आलोचकों ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की है। पहला जो आधार इन्होंने बनाया है वो बनाया है कि संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय जैसे संवैधानिक सभा जो अमेरिका से ली गई या संविधान परिषद के लिए कोई उपबंध नहीं है। संसद को संविधायी शक्ति व्यापक रूप से प्राप्त है, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडलों को। अब दूसरे नंबर पर संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। इस तरह अमेरिका के विपरीत राज्य विधानमंडल राज्य विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति के प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई विधेयक या संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं है। ये भी संसद को इसे या तो पारित कर सकती है या नहीं कर सकती है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तीसरे नंबर पर है कि संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। सिर्फ कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल की संतुति भी आवश्यक है, वह भी उनमें से आधे की, जबकि अमेरिका में यह 3/4 राज्यों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। फिर चौथी जो आलोचना है, संविधान के ने राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधन संबंधी मंजूरी या उसके विरोध को प्रस्तुत करने की आवश्यक सीमा निर्धारित नहीं की है। फिर कह रहे हैं वह इस मुद्दे पर मौन है कि अपनी संतुति के बाद क्या राज्य से वापस ले सकता है। पांचवी आलोचना है किसी संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में गतिरोध हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी तरफ एक साधारण विधेयक के मुद्दों पर संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। इसके आगे छठे नंबर पर आलोचना है संशोधन की प्रक्रिया विधानमंडल की प्रक्रिया के समान है। केवल विशेष बहुमत वाले मामले के अतिरिक्त संविधान संशोधन विधेयक को संसद से उसी तरह पारित किया जा सकता है जैसे साधारण विधेयक को। सातवें नंबर पर है संशोधन प्रक्रिया से संबंध व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है, अतः इन्हें न्यायपालिका को संदर्भित करने के व्यापक अवसर होते हैं। इन कमियों के बावजूद यह नकारा नहीं जा सकता कि प्रक्रिया साधारण व सरल है और परिस्थितियों एवं आवश्यकता के अनुसार है। आगे है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को इतना लचीला नहीं होना चाहिए कि उसे सत्तारूढ़ पार्टी अपने हिसाब से परिवर्तित करा ले, ना कि इसे इतना कठोर होना चाहिए कि आवश्यकता परिवर्तन को भी स्वीकार ना कर पाए। केसी विहर ने ठीक ही कहा है कि लचीलेपन व जटिलता के बीच बेहतर संतुलन है। इस संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा, हम संविधान को इतना ठोस बनाना चाहते हैं जितना कि स्थायी हम इसे बना सकते हैं, और संविधान में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसमें कुछ लचीलापन होना चाहिए। यदि आप संविधान को कठोर और स्थायी बनाते हैं तो आप राष्ट्र की प्रगति को रोकते हैं। इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, अंबेडकर ने संविधान सभा में महसूस किया
सभा ने इस संविधान पर किसी अंतिम और भ्रमित मोहर लगाने से स्वयं को दूर रखा। ऐसा उसने कनाडा की तरह लोगों को संविधान संशोधन का अधिकार ना देने एवं अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की तरह असाधारण नियमों और शर्तों को पूरा करने के बाद भी संशोधन प्रक्रिया को स्वयं दूर रखकर किया, बल्कि संविधान संशोधन हेतु सरल प्रक्रिया बनाई। केसीवियर भारत के संविधान में विभिन्न प्रकार के संशोधन प्रक्रिया के प्रशंसक हैं। वे कहते हैं संशोधन व्यवस्था में यह विविधता बुद्धिमत्तापूर्ण लेकिन मुश्किल से ही मिलने वाली है। ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा है कि संशोधन प्रक्रिया अपने आप में सिद्ध करती है कि संविधान का सर्वाधिक स्वीकार भाग है। यह बहुत जटिल है, यह काफ़ी विविध गुण वाला है। तो ये तो इसकी इस प्रकार से आलोचना हो जाएंगी। इससे अगर आगे बात करें तो वो आता है संविधान की जो मूल संरचना है वो क्या है, इसे ज़रा हम समझते हैं। संविधान की मूल संरचना जो हमारा टॉपिक है, अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की जो मूल संरचना है अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं मूल संरचना का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो कहाँ से हुआ है और क्या है वो ज़रा देखते हैं। कह रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन करती है या नहीं, यह विषय संविधान लागू होने के 1 वर्ष पश्चात ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया। शंकरी प्रसाद मावले 1951 में पहले संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार को कटौती की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। अनुच्छेद 13 विधि यानी कि लॉ शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियां अर्थात कानून ही आती हैं। संवैधानिक संशोधन अधिनियम संवैधानिक नियम नहीं, इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर भौतिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस भी ले सकती है। लेकिन यही बात गोलकनाथ मामले में 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहली स्थिति बदली। इस मामले में 17वें संशोधन अधिनियम 1964 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्रवाइयों को जोड़ दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर यानी कि ट्रांसेंडेंटल तथा अपरिवर्तनीय यानी कि इम्यूटेबल स्थान प्राप्त है। इसीलिए संसद मौलिक अधिकारों में ना तो कटौती कर सकती है और ना ही भौतिक अधिकारों को वापस कर सकती है। इतना ही नहीं, संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनुच्छेद 13 के आशय के अंतर्गत एक कानून है और इसीलिए किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है। गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है कि प्रक्रिया में संसद ने 24वां संशोधन अधिनियम 1971 में अधिनियमित किया। इस अधिनियम में ने अनुच्छेद 13 तथा 368 में संशोधन कर दिया और घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने की अथवा किसी मौलिक
वह तुम्हारी उस पर लिखित होएगी। अधिकारों को वापस लेने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 आशय के अंतर्गत एक कानून माना जाएगा। हालांकि केशवानंद भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को प्रत्यादिष्ट यानी कि ओवर रूल कर दिया और 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को बहाल रखा। व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत दिया, संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिस स्ट्रक्चर का। इसने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते। इसका अर्थ ये हुआ कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा वैसे मूल अधिकारों को वापस ले सकती है जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हुए हैं। फिर मामला आता है संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा नेहरू गांधी मामले में 1975 में पुनः पुष्टि की। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संशोधन अधिनियम 1975 के एक प्रावधान को रद्द किया जिसमें प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों के सभी न्यायालयों को क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान संसद की संशोधनकारी शक्ति के बाहर है क्योंकि यह संविधान के मूलभूत ढांचे पर चोट करता है। आगे आता है कि पुनः न्यायपालिका द्वारा अस्वीकृत इस मूल संरचना के सिद्धांत की प्रक्रिया ने संसद ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर दिया। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 को संशोधित कर यह घोषित किया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती किसी भी आधार पर, चाहे वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ही क्यों न हो। इसके आगे आता है कि हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल मामले में 1980 में इस प्रावधान को अमान्य कर दिया क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के
न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था, जो कि संविधान की मूल विशेषता है। अनुच्छेद 368 में से संबंधित इस मूल संरचना के सिद्धांत को इस मामले पर लागू करते हुए न्यायालय ने व्यवस्था दी। चूँकि संविधान ने संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति दी है, इसलिए उस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद इसे चरम अथवा निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ा सकती। वास्तव में सीमित संसद को संशोधनकारी शक्ति सुविधा की मूल विशेषताओं में से एक है। अतः इस शक्ति की सीमाबद्धता को नष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधनकारी शक्ति को विस्तारित कर निरस्त करने का अधिकार शामिल नहीं कर सकती, अथवा संविधान को रद्द अथवा इसकी मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती। सीमित शक्ति का आदाता यानी कि उपभोगकर्ता उस शक्ति का उपयोग करते हुए सीमित शक्ति की असीमित शक्ति में नहीं बदल सकता। इसके आगे है पुनः बामन राय मामले में 1981 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए स्पष्ट किया कि यह 24 अप्रैल 1973 को अर्थात केशवानंद भारती मामले के जो फैसले के दिन उसके बाद अधिनियम संविधान संशोधन पर लागू होगा। अब इससे आगे है मूल संरचना के तत्व। तो मूल संरचना के तत्व क्या हैं? वर्तमान स्थिति ये है कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग मौलिक अधिकारों सहित में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि इसमें संविधान की मूल संरचना प्रभावित ना हो। तथापि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह परिभाषित अथवा स्पष्ट किया जाना है कि मूल संरचना के घटक कौन से हैं। संविधान फैसलों के आधार पर निम्नलिखित मूल संरचना अथवा इसके तत्वों के रूप में पहचान की जा सकती है। संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय राजनीति एवं सार्वभौम लोकतांत्रिक तथा गणराज्य की प्रकृति, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका एवं कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन, संविधान का संघीय स्वरूप, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, कल्याणकारी राज्य जिसमें सामाजिक आर्थिक न्याय हो, न्यायिक समीक्षा, वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, मौलिक अधिकारों तथा नैतिक नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द एवं संतुलन, समत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन की संसद की संपत्ति शक्ति, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत या सार तत्व, अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियाँ, अनुच्छेद 326, 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्ति। ये चीज़ यहाँ तक चल रही है। इससे आगे जो है देखें तो वो हमारा जो नया भाग दूसरा चालू हो जाता है, जिसके अंतर्गत संसदीय जो व्यवस्था है यानी कि पार्लियामेंट जो सिस्टम है उसके बारे में। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।